जय हिंद साथियों, मैं पवन पारासर आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में उपराष्ट्रपति, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उपराष्ट्रपति क्या हो चुका है? कंप्लीट। जो अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा वो होगा मंत्रिपरिषद। क्या? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो हेडिंग बनाते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। देखो, संविधान में इनसे संबंधित दो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद दो हैं, मुख्यतः तो दो ही हैं, 74 व 75। दो अनुच्छेद हैं, इनकी दोनों की अलग अलग बात करेंगे। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 75 इनकी नियुक्ति, शपथ, इनके बारे में उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 74 और 75 हम लेते हैं। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। अनुच्छेद जो 74 है वो 75 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 इसको इस तरीके से दो भागों में बांट लेते हैं। 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को उसके अनुच्छेद 74 और 75, इसको जो अनुच्छेद है 74, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। अनुच्छेद 74 है, 74, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। अनुच्छेद 74 को दो भागों में। नंबर 1, 74 एक क्या कहता है? ये कहता है, एक, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उनके अनुसार कार्य करेगा। और 75 कहता है मंत्रियों के बारे में उपबंध है। इसमें 6 भाग हैं। 75 एक कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करेगा। 75 फिर एक क, जिसे 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। इसमें देखो क्या था कि पहले बहुत सारी मंत्री बनते थे, गठबंधन सरकारों में बहुत सारे मंत्री बन जाते थे, तो सरकार पे इसका भार बढ़ता था। सरकार पे तो क्या बढ़ेगा? देश पे बढ़ेगा। तो इसके लिए रोकने के लिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें प्रावधान किया गया कि अधिकतम मंत्री लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। 75 एक का। 75 दो में कहा गया है कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक उन्हें लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी बर्खास्त कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। पहली बात तो प्रधानमंत्री के कहने पर करेगा। दूसरी बात ये है कि जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त नहीं कर सकता। और 75(3) है कि जो मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिपरिषद
लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी रहती है। व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति नहीं। गड़बड़ कहाँ करेंगे कि संसद के प्रति रहती है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और 75(4) इनकी शपथ, इनको शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा कोई व्यक्ति, नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा राज्यसभा सभापति को नियुक्त कर देता है, जो इनको शपथ दिलाता है। सदस्यों की बात कर रहा हूँ, सॉरी, मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, जो 3री अनुसूची के प्रावधानों के तहत। 75(5) कहता है कि अगर देखो हमारे यहाँ प्रावधान है कि मंत्री लोकसभा से भी हो सकता है, अगर कोई सदस्य लोकसभा का है तो लोकसभा से वो मंत्री बन सकता है, राज्यसभा से भी मंत्री बन सकता है। परंतु एक प्रावधान और है कि यदि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना लोकसभा का है ना राज्यसभा का है, तो वो 6 माह तक तो मंत्री रह सकता है, 6 माह के बाद मंत्री नहीं रह सकता। और 75 जो 6 है, इसमें इनके वेतन भत्ते संसद निर्धारित करेगी और इनके वेतन भत्तों का जो उल्लेख है वो अनुसूची 2 में, कौन सी में, अनुसूची 2 में। तो इनको एक एक करके देखते हैं। 74 एक कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहायता देने के लिए, सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख या प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति इन्हीं के अनुसार कार्य करेगा। देखो हमने अनुच्छेद 53 पढ़ा था, उसमें ये प्रावधान था कि राष्ट्रपति कि जो संघ की कार्यपालिकाएं वो सभी राष्ट्रपति में नियुक्त होंगी और राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। परंतु 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के अनुसार कार्य करेगा। अब सवाल ये उठा कि राष्ट्रपति बाध्य या नहीं है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने प्रावधान किया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। ये कब किया? 42वें के द्वारा। परंतु ये भी गलत है। फिर राष्ट्रपति को बनाया क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के अनुसार ही कार्य करेगा, तो फिर राष्ट्रपति का मतलब ही क्या है? फिर प्रावधान किया गया 44वें के द्वारा कि राष्ट्रपति एक बार उसे पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु फिर वही विधेयक संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। यह प्रावधान 44वें के द्वारा जोड़ा गया। तो संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था, तो 42वें के द्वारा तो उसे बाध्य किया गया और 44वें के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति इसे एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति को पीएम व मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार
कार्य करने के लिए बाध्य किया गया परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। यानी एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। जिस विधेयक को उसने वापस किया है, लौटाया है, वही विधेयक संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास आता है तो अब राष्ट्रपति को साइन करने होंगे। एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। ऐसा प्रावधान क्यों किया गया? ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया कि देखो कोई गवर्नमेंट है, सरकार है, मंत्रिपरिषद है, तो वो जल्दबाजी में ऐसा कानून ला रही है जो देश के संविधान के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, और वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कोई विधेयक लाई है, तो राष्ट्रपति जब उसे एक बार पुनः विचार के लिए लौटा देगा तो ये मीडिया में खबर जाएगी, विपक्ष के पास खबर जाएगी और ये लोगों के पास खबर जाएगी, तो लोग इसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार इसे फिर पुनः राष्ट्रपति के पास भेजेगी नहीं, ये संभावना रहती है। तो जल्दबाजी में सरकार कोई कानून ऐसा पारित न कराना चाहे जो संविधान के खिलाफ है और वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रही है, तो इसके लिए प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति इसे एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। ये अनुच्छेद 74(1) में प्रावधान है। अब देखते हैं 74(2) इसमें क्या है? इसमें कहा गया है, देखो 71 में कहा गया कि इनको सलाह कौन देगी? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। इसमें कहा गया है कि इसकी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी और क्यों दी। इसकी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि राष्ट्रपति को मंत्रियों ने या मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी और क्यों दी। इसकी किसी भी न्यायालय में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद द्वारा पीएम और मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि ये सलाह क्यों दी और क्या सलाह दी और यह सलाह क्यों दी इसकी जांच नहीं की जाएगी।
देखो साहब, पहली बात तो ये सीधी सीधी बात है, इसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने जो राष्ट्रपति को सलाह दी है उसकी जांच नहीं की जाएगी कि क्या सलाह दी है आपने और क्यों दी है। 2 पॉइंट हुए, क्या सलाह दी है आप बताओ और क्यों दी है। इस दोनों बिंदुओं की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? देखो, इसको जो मंत्री होते हैं वो अभी देखेंगे पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि मैं जो भी मेरे पास निर्णय आएंगे या मैं जो लूंगा मैं उसको तब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा जब तक वो आवश्यक ना हो, इसलिए इसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। अब हमारा जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है साहब 75। कौन सा है? अनुच्छेद 75। अब ये इसमें क्या प्रावधान है अनुच्छेद 75, इसको देखते हैं। तो देखो, अनुच्छेद 75 बन लेते हैं। 75(1) ये कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो ध्यान देना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, परंतु राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बनाएगा जिनकी सिफारिश किसने की होगी? प्रधानमंत्री ने की होगी। तो पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और पीएम के कहने पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। देखो साहब, अभी हम देखेंगे कि जब हमने देखा राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां, तो हमने देखा कि राष्ट्रपति जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति अपनी स्वयं विवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, परंतु मंत्री अपनी इच्छा से नियुक्त नहीं कर सकता। मंत्री वो उसे ही बनाएगा जिनकी सिफारिश किसने की होगी? प्रधानमंत्री ने की होगी, उन्हीं को वो मंत्री बना सकता है, अन्य को मंत्री नहीं बना सकता है। ये बात कहाँ लिख रही है? 75(1) में लिख रही है। क्लियर हुआ? तो मंत्रियों की जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की है कि इन व्यक्तियों को आप क्या बनाइए? मंत्री बनाइए। राष्ट्रपति उन्हीं को क्या बना सकता है? मंत्री बना सकता है, इनके अलावा किसी अन्य को मंत्री नहीं बना सकता। ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात हम देखें कि देखो, जब हमारे यहाँ 1977 के बाद गठबंधन सरकारें बनने लगी, क्या बनने लगी? गठबंधन की सरकारें बनने लगी, तो क्या हुआ कि जैसे गठबंधन है, अब किसी एक दल के पास बहुमत नहीं, गठबंधन का मतलब बहुत सारे दल मिलकर के सरकार बनाए, उसे कहते हैं गठबंधन सरकार। तो क्या हुआ, जैसे किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं किसी भी दल के पास, तो वो दूसरे दलों से कहेगा कि आप हमारे सरकार में आ जाओ, हम आपको मंत्री बना देंगे, और भी लालच देगा। इस तरीके से लालच दे दे के बहुत सारे मंत्री बनने लगे, मंत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने लगी। अब देखो, मंत्री ज़्यादा होंगे तो पहले उन्हें लाल बत्ती दी जाती थी, गाड़ी दी जाएगी, बंगला दिया जाएगा, बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी, वेतन भत्ते पेंशन। अब ये सरकार पर अतिरिक्त भार होगा, अतिरिक्त खर्चा होगा सरकार पर, क्या भारत की जनता पर
और भारत जैसे देश, विकासशील देशों में ये संभव नहीं है कितना बार सहन सकें। तो इसके लिए फिर साहब एक नया संविधान जोड़ा, नया अनुच्छेद जोड़ा, और वो था इसी में जोड़ दिया 75 में ही, 75(1) का। इसे कब जोड़ा? तो इसे जोड़ा साहब 91वां संविधान संशोधन 2003 में। कब जोड़ा? 91वां संविधान संशोधन 2003 में। और इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री सहित अधिकतम मंत्री लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होंगे। तो प्रावधान किया कि पीएम सहित अधिकतम मंत्री लोकसभा की ध्यान रखना, लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होंगे, अधिक नहीं होंगे। ये किसमें प्रावधान कर दिया? 75(1) का। इसमें प्रावधान कब किया? 91वां संविधान संशोधन 2003 में। क्या प्रावधान किया कि पीएम सहित अधिकतम मंत्री लोकसभा की जो कुल संख्या है उसका कितना हो सकते हैं? 15%। तो हम बात करें लोकसभा की, अभी हमारी वर्तमान जो सदस्य संख्या है वो कितनी है साहब? वो है 545 लोकसभा की कुल संख्या का। तो 545 का 15% निकालते हैं साहब, 15%। तो 5 से ये कितनी बार गया? 3 बार। और 5 से ये गया 20 बार, 20। और ये लगभग 82 आएगा। तो अभी अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं केंद्र में? तो अधिकतम जो मंत्री हो सकते हैं वो अधिकतम हो सकते हैं 82 मंत्री। कितने मंत्री? 82 मंत्री हो सकते हैं। कहां पर? केंद्र में। अगर अपने राजस्थान की अभी बात करेंगे, जब राज्य पढ़ेंगे, तो अपने राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं। कम कितने भी बना लो, 15% से कम तो कितने भी बना लो, परंतु 15% से यानी 82 से 80 कर लो, 75 कर लो, 70 कर लो, 60 कर लो, 40 कर लो, परंतु 83वां नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो ये अनुच्छेद है 75(1) का। अब इसमें एक और अनुच्छेद है 75(1) खा। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान है किसी व्यक्ति को, किसी सांसद को, एमपी को, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, उसे दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो क्या प्रावधान है इसमें? देखो 75, इसी में ये दोनों अनुच्छेद 75 में ही है। तो इसमें जो प्रावधान है वो है, अनुच्छेद कौन सा है? 75(1) खा। इसमें जो प्रावधान है वो है साहब कि दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सांसद, वो लोकसभा का भी हो सकता है राज्यसभा का, सांसद को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, मंत्री नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता, मंत्री नहीं बना सकते हैं। यानी 75(1) ख में कहा गया है कि यदि 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्य
अयोग्य घोषित सांसद को क्या नहीं बना सकते, मंत्री नहीं बना सकते। ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, ये उल्लेख किया गया है 75(1) में। अब बात करते हैं साहब 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति के। इसका मतलब ये है कि किसी मंत्री को किसी मंत्री से कभी भी राष्ट्रपति त्यागपत्र मांग सकता है। क्या मांग सकता है, त्यागपत्र मांग सकता है, और उसे कभी भी बर्खास्त कर सकता है। तो ये कौन से में, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 75(3) ये कहता है कि मंत्री परिषद, यहां तो मंत्री की बात हो रही है, या मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के। तो मंत्री परिषद 75(3) कहता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति। ध्यान रखना किसके प्रति, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के। यानी सामूहिक रूप से किसके प्रति, उत्तरदायी के। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है, हमारे यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व अपनाया गया है। इसका मतलब है यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकसभा, मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया ही लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा पहले। हाँ, क्योंकि जो मंत्री परिषद है वो मंत्री परिषद या कार्यपालिका की बात है, किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के। तो इसका मतलब इसके अविश्वास प्रस्ताव भी कहां लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि मंत्री परिषद का जो उत्तरदायित्व है वो किधर है, लोकसभा के प्रति है। किधर है, वो सामूहिक उत्तरदायी है। यानी एक मंत्री अगर गलत काम कर रहा है तो सभी का गलत काम माना जाएगा। अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, वो तो संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। एक मंत्री के खिलाफ पारित होता है तो फिर सारी मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि मंत्री परिषद एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। कार्य करेगी तो एक साथ करेगी और डूबेगी तो एक साथ। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डुबा ले जाएंगे। इसलिए जब भी कोई मंत्री के खिलाफ कोई आरोप लगते हैं तो इससे पहले कि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित ना हो जाए, उससे पद से हटा लेते हैं, उससे त्यागपत्र दिलवा देते हैं। इसलिए ये प्रावधान किया जाता है, क्योंकि यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो वो संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। ये अनुच्छेद है कौन सा, तो व्यक्तिगत रूप से तो किसके प्रति है, लोकसभा के। किसके, लोकसभा के। परंतु बात करें सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से है वो किसके है, लोकसभा के। यहीं देख लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, प्रति
उत्तरदायी होता है। तो यानी व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, वो उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के। किसके? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर? और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है? लोकसभा के। अब देखते हैं 75(4) इनकी शपथ का उल्लेख है। और इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। देखो, शपथ तो राष्ट्रपति दिलाएगा, परंतु राष्ट्रपति कह रहा है कि भाई तू दिलाया शपथ, तो परंतु वो शपथ राष्ट्रपति ने तो नियुक्त किया है, वो मानी जाएगी कि राष्ट्रपति ने ही शपथ दिलाई है। ऐसा प्रावधान करके राष्ट्रपति कहीं बाहर है, अनुपस्थित है, बीमार है, अस्वस्थ है, तो वो राष्ट्रपति किसी को नियुक्त कर देगा कि भाई आप इनको शपथ दिला दें, परंतु वो शपथ किसके नाम से मानी जाएगी? राष्ट्रपति के नाम से। और जो शपथ है उसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची के अनुसार, तीसरी अनुसूची के अनुसार इन्हें क्या दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी। किन्हें साहब? प्रधानमंत्री और मंत्री। देखो, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की कोई अलग से शपथ नहीं होती। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है। किसके रूप में शपथ लेता है? मंत्री के रूप में शपथ लेता है। किसके रूप में? मंत्री के रूप में शपथ लेता है प्रधानमंत्री। इससे अलग से इसकी कोई शपथ नहीं होती। प्रधान का मतलब है, प्रधानमंत्री का मतलब क्या है? मंत्रियों में प्रधान। मंत्रियों का जो प्रमुख होता है, मंत्रियों का जो प्रधान होता है, वही कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब इसके बाद हम चर्चा करें 75(5) भी है। 75(5) इसमें कहा गया है, देखो, कि मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए, वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, परंतु जरूरी नहीं है कि वो संसद का सदस्य हो। यदि संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह तक तो मंत्री रह सकता है, परंतु 6 माह बाद नहीं रहेगा। ये बात कौन सा कहता है? 75(5) कहता है कि बिना संसद की सदस्यता के 6 माह बाद वह मंत्री नहीं रहेगा। तो क्या कहता है कि बिना संसद की सदस्यता प्राप्त किए 6 माह बाद मंत्री नहीं रहेगा। 6 माह तक तो रह सकता है, 6 माह तक रह सकता है, 6 माह तक रह सकता है। कितने माह तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। कौन? कोई भी मंत्री है या प्रधानमंत्री भी। प्रधानमंत्री भी कई ऐसे हुए हैं जो संसद के सदस्य नहीं है और फिर भी प्रधानमंत्री बन गए, तो 6 माह में इसे क्या लेनी होगी? सदस्यता लेनी होगी। अब देखते हैं 75(6), एक और बचा है 75(6). ये है इनके वेतन भत्ते
और ये मिलेंगे दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची के अनुसार जो संसद तय करेगी, अनुसार संसद निर्धारित करेगी। इस तरीके से हमारी मंत्रिपरिषद क्या होती है, कंप्लीट। अब देखो हमारे मंत्रिपरिषद से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं, 2 हैं, और ये दोनों अनुच्छेद काफी व्यापक हैं, 74 और 75। कितने अनुच्छेद हैं, 2 अनुच्छेद हैं मंत्रिपरिषद से संबंधित। अब इनको एक बार देखते हैं। देखो 70, अगर 74 की बात करें केवल, तो 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी, मंत्रिपरिषद होगी, और उसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। 74 का यह टाइटल है। 74(1) में भी यही कहा गया है, परंतु उसमें थोड़ी उसकी व्याख्या है। क्या है कि राष्ट्रपति को, 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह, जो राष्ट्रपति कार्य करेगा उसके लिए सलाह और सहायता देने के लिए, करने के लिए एक कौन होगी, मंत्रिपरिषद होगी। यानी सारे कार्य, हमने कहा ना 53 में कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें होंगी, राष्ट्रपति में। और हमने अनुच्छेद 77 का देखा कि समस्त कार्य संघ सरकार के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति इनके लिए नियम भी बना सकता है, अभी देखेंगे आगे। तो सारे काम किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। परंतु 74 कहता है कि उसको सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी, मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख कहें कौन होगा, प्रधानमंत्री। उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति इन्हीं यानी मुख्य प्रधानमंत्री और मंत्री इन्हीं के अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा। इन्हीं के अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा। कौन, प्रधानमंत्री। परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए क्या किया गया, बाध्य किया गया। क्या किया गया, बाध्य किया गया। इसमें प्रावधान कर दिया गया 42वें के द्वारा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में प्रावधान कर दिया गया, 42वें संविधान संशोधन में इसी में जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। परंतु फिर बाद में मोरारजी देसाई की सरकार बनी और उन्होंने 1978 में 44वां संविधान संशोधन जोड़ा और इसमें कहा कि राष्ट्रपति इस सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। जैसे ही राष्ट्रपति के पास विधेयक आया तो 42वें के द्वारा तो यह प्रावधान कर दिया कि राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी, बाध्य है राष्ट्रपति। परंतु 44वें के द्वारा प्रावधान कर दिया कि यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति, यदि वो धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति उसे एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। जैसे किसी विधेयक को राष्ट्रपति ने पुनः विचार के लिए लौटाया कि आप इसमें ये संशोधन करो, इसमें ये प्रावधान करो, राष्ट्रपति ने कहा। अब संसद ने, भाई लौटाएगा तो कोई आधार तो बताएगा ना, ऐसे तो नहीं लौटाएगा। अब संसद उसमें संशोधन कर भी सकती है जो राष्ट्रपति ने बोला है, और नहीं भी कर सकती है संशोधन, या बिना संशोधन के पुनः वो विधेयक आएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। तो अब राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं है, अब उसे साइन करने ही करने होंगे, अर्थात अनुमति देनी ही होगी। वो अब अनुमति देने के लिए क्या है, राष्ट्रपति बाध्य है। क्या है साहब, बाध्य है। ये कहता है अनुच्छेद 74(1). अब 74(2) क्या कहता है, 74(2) कहता है कि पीएम और मंत्रिपरिषद ने जो राष्ट्रपति को क्या दी है, सलाह दी है, उसकी किसी भी न्यायालय में क्या नहीं की जाएगी, जांच नहीं की जाएगी। जांच क्या नहीं की जाएगी कि क्या सलाह दी है, इसको बताओ, इसकी जांच की जाए कि इन्होंने, मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है और क्यों दी है, इसका कारण बताओ। इसकी किसी भी न्यायालय से जांच नहीं की जाएगी, यानी जांच से बाहर रखा गया है। और फिर मतलब ही क्या रहा,
तो इसकी किसी भी न्यायालय में क्या नहीं की जाएगी, जांच नहीं की जाएगी कि राष्ट्रपति को मंत्रियों ने क्या सलाह दी और क्यों दी। दो हैं, क्या दी और क्यों दी इसकी। अब देखते हैं 75। तो 75 का जो टाइटल है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधी उपबंध। 75 का टाइटल क्या है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं अन्य उपबंध, नियुक्ति एवं अन्य उपबंध। अब 75 एक कहता है कि भैया प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपनी विशेष परिस्थितियों में स्वयं विवेक का प्रयोग करके किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। क्लियर, तो राष्ट्रपति करेगा, परंतु अन्य मंत्रियों को नियुक्त तो राष्ट्रपति करेगा, परंतु वो अपने स्वयं विवेक से नहीं करेगा। उन्हीं को वो मंत्री बनाएगा जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की होगी। यानी जो सिफारिश प्रधानमंत्री करेगा वही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति बनाएगा। हमने देखा कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ा गया 75(1) का। इसमें प्रावधान किया गया कि पीएम सहित केंद्र में अधिकतम मंत्री लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होंगे। कितने परसेंट से? 15% से अधिक नहीं हो सकते। इसका निकालेंगे तो लगभग 82 आएगा। परंतु एक अनुच्छेद और है 75(1)। इसमें प्रावधान किया गया कि यदि किसी सांसद को, एमपी को, चाहे वो लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा का, यदि उसे दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया है तो वो अब जो 6 माह वाला प्रावधान होता है ना, बिना संसद के सदस्य के, उसे क्या बना सकते हैं, मंत्री। तो अयोग्य घोषित कर दिया, यानी अब वो सांसद नहीं रहा। अब वो सांसद नहीं रहा तो अब उसे मंत्री नहीं बना सकते। परंतु कोई व्यक्ति सांसद नहीं है, मंत्री बन सकता है 6 माह तक। परंतु यहां पर इस पर लागू नहीं होता ये प्रावधान। कौन सा वाला? ये वाला 6 माह वाला, ये वाला यहां लागू नहीं होता, क्योंकि इसको अयोग्य घोषित कर दिया है। इसे सरकार राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग कर रही थी कि उसको उस पार्टी से कहते भाई इसमें आ जा, तो दूसरी पार्टी में आएगा तो उसकी दल बदल के आधार पर सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त। परंतु दूसरी पार्टी क्या कह रही है, अरे तेरी सदस्यता ही तो समाप्त होगी, हम तुझे 6 माह तक क्या बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, बाद में राज्यसभा से चुनाव लड़वा के तुम्हें सदस्य बना देंगे। तो इसलिए कहा गया कि वो मंत्री बन ही नहीं सकता, तो अब ऐसा कर नहीं सकती, प्रावधान कर दिया। 75(2) में कहा गया कि जो मंत्री होते हैं, ध्यान रखना, मंत्री परिषद की बात नहीं आ रही, मंत्री की आ रही है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद का मतलब है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, जब तक उसके प्रसाद की तरह है, जब ले ले वापस जब ही ले ले। और देखा जाए तो देखा नहीं है, व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के। सामूहिक रूप से 75(3) में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब 75(4) में इनकी जो मंत्री और प्रधानमंत्री की शपथ है वो कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त, वो इनको शपथ दिला सकता है। इसके बाद 75(5) देखो, मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए, परंतु 6 माह तक कोई भी व्यक्ति संसद के बिना सदस्य के, चाहे वो लोकसभा का भी सदस्य नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, यदि आप प्रधानमंत्री आपको चाहे तो कोई किसी को भी प्रधानमंत्री बनावा सकता है, परंतु 6 माह बाद उसे क्या लेनी होगी, सदस्यता। यदि वो सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं की है, तो 6 माह बाद वो सदस्य नहीं रहेगा। ये है 75(5). 75(6) में इनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। किसका है, वेतन भत्ते। और इनके वेतन भत्ते जो दूसरी अनुसूची है, कौन सी अनुसूची, दूसरी अनुसूची के अनुसार इनके वेतन भत्तों को प्रावधान किया गया है। इस तरीके से जो हमारे मंत्री परिषद है
और ये होती है समाप्त। और अगली क्लास में देखेंगे कि मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्रिपरिषद क्या होती है, इनके अंतर वगैरह देखेंगे। अब यहीं पर क्लास को करते हैं खत्म। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।